अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब जावेद है एंड वेलकम बैक टू पल्लू ट्यूटोरियल्स। इससे पहले ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने स्टडी किया कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होती है और हम किस तरह किसी भी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कम्प्लेक्सिटी है जो कि सबसे बेस्ट होती है किसी भी एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, वो सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था अब तक का डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स की तरफ आएंगे जिनमें हमारे पास लिस्ट हैं, क्यूज़ हैं, स्टैक्स हैं और डिफरेंट अरे ऑपरेशंस वगैरह हैं हमारे पास। ठीक है, और हम ये भी स्टडी करेंगे हम कौन सा जो एडीटी है, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जो सबसे बेस्ट हुआ करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहेंगे तो ये गलत होगा। हमारे पास हमेशा किसी भी डाटा का एक सेट होता है बहुत बड़ा और हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं कि मैं इसके ऊपर यही ऑपरेशंस कर सकता हूँ, तो वो एक एडीटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास होल नंबर्स का एक सेट हो लाइक दिस, तो मैं उसके एलिमेंट्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूँ, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप देंगी, राइट। अब जब हम इसको बड़े लेवल पर डिफ़ाइन करते हैं, हमारे पास कोई लार्ज डाटा सेट आ जाता है नेम्स का, फाइल्स का या बहुत बड़ा डाटा बेस है, उसके अंदर फिर हम क्या करते होते हैं, उसके अंदर हम अपने ऑपरेशन को खुद डिफ़ाइन किया करते हैं, राइट। अगर मेरे पास बहुत बड़ी एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन कर सकता हूँ। मैं उस लिस्ट को प्रिंट कर सकता हूँ, उस लिस्ट को खाली कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं या कुछ पुराने एलिमेंट्स को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सब ऑपरेशन मैं इसके ऊपर खुद डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो लिस्ट है और मेरे जो ऑपरेशन है ये मिलके मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दे रहे हैं, यानी कि एडीटी बना रहे हैं मेरे लिए। नाउ एक क्वेश्चन इसके, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कहने का मकसद यहाँ पर ये होता है कि जो भी हमारे पास डाटा होता है, हम उसके ऊपर जो फंक्शंस डिफाइन करते हैं हम उनको किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ये कि हम इसको इसी तरह ही डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको अपने हिसाब से किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फॉर अस। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। ठीक हो गया। और जो मैंने आपको भी रीज़न बताया कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो मेंशन नहीं होती कि हम उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। हम उसको किसी भी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हम अब भी पढ़ेंगे और अगले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आती है वो आती है द लिस्ट, कि हम लिस्ट को किस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। एक जनरल लिस्ट जो होती है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सपोज करें वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, वो एक सिंपल एक सेट है डिफरेंट एलिमेंट्स का जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो A1 से लेके AN तक हैं सपोज। ठीक है, अब AN जो होगा वो हमारे उस लिस्ट का जो है वो साइज़ होगा, राइट। और अगर हम कहते हैं कि हमारी लिस्ट का साइज़ 0 है तो इट मीन्स उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ओबियसली वो एम्प्टी होगी। आई हम एक इंडेक्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक एलिमेंट है AI, तो इट मीन्स कि वो मेरी लिस्ट के अंदर आइथ पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। सो इससे हम ओबियसली देख सकते हैं कि जो I+1 होगा वो AI से अगला एलिमेंट होगा और I-1 उससे पिछला एलिमेंट होगा। ठीक हो गया। और अगर हमने उसकी करंट पोजीशन डिफाइन करनी हो तो आई जो आइथ पोजीशन होगी वो उसकी AI की पोजीशन होगी उस टाइम। अब मैं अपनी लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन करता हूँ। उन ऑपरेशंस के अंदर मेरे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट लिस्ट आ जाता है जो कि प्रिंट करता है मेक एम्प्टी, मतलब कि उसको एम्प्टी लिस्ट बनाता है। फाइंड करना हो किसी एलिमेंट को तो मुझे बताता है कि मेरा कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। इंसर्ट करना हो किसी खास पोजीशन के ऊपर तो मैं उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर किसी एलिमेंट को फाइंड करके डिलीट करना हो तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये सारे फंक्शंस को हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, मगर हमारा जो क्वेश्चन है कि इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने में हमारे एल्गोरिथम को कितना टाइम लगेगा। ये सबसे मेन चीज़ है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के अंदर कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और उसके डिफाइंड ऑपरेशंस कितने ज़्यादा फास्ट हैं। ये तकरीबन हर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के अंदर ये वाले ऑपरेशंस एग्जिस्ट करेंगे, इंसर्ट करना, मेक एम्प्टी, फाइंड करना, डिलीट करना। मगर पॉइंट इज़ कि आपकी जो डाटा टाइप है वो बाकी डाटा टाइप से डिफरेंट किन बेसिस पर है, यानी कि आपकी स्पीड कितनी तेज़ है, राइट। अब लिस्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उनको किसी भी तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट कहता हूँ। तो लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं जिनमें मेरे पास अरे भी है और मेरे पास लिंक्ड लिस्ट भी है। अरे को आप बहुत अच्छी तरह पहले भी स्टडी कर चुके होंगे, ठीक है, तो आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, मगर लिंक्ड लिस्ट आपके लिए नई चीज़ होगी जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अरे जो है वो क्या चीज़ होती है। अरे के अंदर आपको पता है कि आप पहले से डिफाइन करते हैं कि आपकी अरे इतने साइज़ की हो, इतने उसके अंदर एलिमेंट्स हों।
ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो सॉर्टेड स्टोर्ड होते हैं, यानी कि एक के बाद एक वो पड़े होते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। यानी कि अगर मेरी एक मेमोरी है 0 से लेकर 10 तक, तो 0 के ऊपर एलिमेंट पड़ा है तो अगला एलिमेंट उसका जो है वो 1 पे पड़ा होगा, उससे अगले वाला 2 पर पड़ा होगा। यानी कि कंटिन्यूसली मेरी मेमोरी के अंदर वो चीज़ क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। अब जब आप इसको मेमोरी लेवल पर स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप प्री डिफाइन कर देते हैं कि आपकी अरे का साइज़ इतना हो, ठीक है, तो उतना साइज़ मेमोरी के अंदर क्या होता है वो एलोकेट हो जाता है अरे के लिए। ठीक है, मतलब कि मैं कहता हूँ कि मेरी अरे का साइज़ 10 हो तो 10 एलिमेंट्स का साइज़ मेरी अरे मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है, अब अरे वो बन चुकी है। मगर क्या उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, उसके अंदर 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास 10 एलिमेंट की लिस्ट जो है अरे जो है वो डिफाइन कर देता हूँ मैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अंदर इंसर्ट करता रहता हूँ 3 या 4 एलिमेंट्स। तो अब 3 या 4 एलिमेंट्स तो स्टोर हो गए, बाकी जो 6 एलिमेंट्स की जगह है वो खाली पड़ी हुई है, मगर वो मेमोरी जो है वो स्टोर्ड है हमारी मेमोरी के अंदर, साइज़ जो है वो स्टोर्ड है हमारी मेमोरी। तो इट मीन्स कि हमारी जो कंसिडर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रही है अरे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। यानी कि मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर देता हूँ, तो इट मीन्स कि मेरी जो स्पेस है बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, वो ज़ाया हो रही है उसके अंदर। जब अरे के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं अपनी लिस्ट को, तो उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो लिस्ट है, प्रिंट लिस्ट, फाइंड किए, इंसर्ट, डिलीट, इनको कितना कितना टाइम लगता है। अगर मैंने अपनी अरे को प्रिंट कराना हो पूरी की पूरी को, तो हमें बताया कि मुझे अब एक लूप चलाना पड़ेगा और उस लूप को जितने एलिमेंट्स है उतने टाइम जो लूप चलेगा और मेरे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो डेफिनेटली मुझे अगर n एलिमेंट्स है तो मुझे कम्प्लेक्सिटी उसकी O/n होगी कि n टाइम मुझे उसको तो लूप को चलाना पड़ेगा। अगर मैंने किसी खास केथ एलिमेंट को फाइंड करना है और वो केथ एलिमेंट जो है वो किसी nth पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो मुझे लूप चला के मैं उस तक पहुंचूंगा। और मतलब कि जब भी अरे को मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो मुझे अपने पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा हमेशा। तो मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पर पड़ा है, तो अगर मैंने इसको फाइंड करना है तो मैं पहले यहाँ से इधर आऊँगा, फिर इधर आऊँगा, फिर इधर आऊँगा, फिर इधर आऊँगा, फिर इसको पहुँच कर क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। सो दैट मी और कंपेयर करता जाऊँगा साथ साथ। तो इट मीन्स कि मुझे अगेन O/n टाइम्स की कम्प्लेक्सिटी चाहिए, राइट। उसके बाद आ जाता है रनिंग टाइम फॉर इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए अगेन आपको O/n चाहिए, क्योंकि आपको एंड के अंदर हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा इस पोजीशन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर आप जब उसको इंसर्ट करेंगे तो आपको इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा हमेशा। और जब डिलीट करना होगा तो डिलीट करने के लिए भी आपको लूप चलाकर उसको फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा एलिमेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है और फिर उसको वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि इसके तमाम ऑपरेशंस के अंदर जो है O/n टाइम्स की कम्प्लेक्सिटी लग रही है। मगर कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि आप सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं अपनी किसी भी लिस्ट के अंदर, राइट। वो होते हैं इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन। अब अगर ये ऑपरेशन आपके स्लो हैं, O/n टाइम्स हैं, तो इट मीन्स कि आपकी डाटा टाइप काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो आपके प्रिंट लिस्ट और केथ एलिमेंट फाइंड करने के ऑपरेशन इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं होते जितने आपके इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो आप अगर अपने इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन को फास्ट कर दें तो इट मीन्स कि आपके डाटा टाइप है जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन का टाइम स्लो है तो इट मीन्स कि आपका लिस्ट साइज जो है ना पहले से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि आप अरेज को कम से कम छोटा रख सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चल सके। अगर आपकी अरे पहले से बहुत बड़ी है और आप O/n टाइम्स की इंसर्शन और डिलीशन उसके ऊपर कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बड़े डाटा बेसिस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करना नुकसानदेह हो सकता है। तो अब उसको जो लीनियर कॉस्ट है इसकी O/n वाली, इसको अगर हमने अवॉइड करना तो हम कैसे कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक लिस्ट आपके लिए नई चीज़ होगी और हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे वो उसकी थ्योरेटिकली देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होता है और एक पॉइंटर होता है। एलिमेंट के अंदर हम अपनी जो भी डाटा होता है वो स्टोर कर देते हैं और पॉइंटर डिफाइन करता है कि मेरा अगला स्ट्रक्चर वो उसी टाइप का कहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट। इसकी समझने के लिए आप ये वाली फिगर देखें। अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये उससे अगला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मेरे पास A1 एक डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंटर पड़ा हुआ है। पॉइंटर के अंदर क्या मेरे पास 800 पड़ा हुआ है जो कि एड्रेस है अगले स्ट्रक्चर का। अब 800 ये वाला स्ट्रक्चर है, उसका एड्रेस है 800। अब 800 के अंदर मेरे पास अगेन एक डाटा पड़ा हुआ है और अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी कि 712। अब 712 पर मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, उसके अंदर A3 पड़ा हुआ है और अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस पड़ा हुआ है। सो ये इस तरह एक चेन जो है वो यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डाटा है वो कंटिन्यूसली स्टोर नहीं होता आपकी मेमोरी के अंदर। आपका जब भी आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे
तो तभी आप एक नया स्ट्रक्चर है उसकी मेमोरी को दोबारा डिफ़ाइन करेंगे अपनी मेमोरी के अंदर, राइट। मतलब कि आप पहले से डिफ़ाइन नहीं कर देंगे कि मेरे इतने एलिमेंट्स होंगे, तो इट मीन्स कि आपकी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बच रही होगी इसके अंदर, बजाय इसके कि आप पहले से डिफ़ाइन करें कि मेरे पास इतने एलिमेंट्स हैं, तो इतने एलिमेंट्स की जो है वो स्पेस है वो डिफ़ाइन हो जाए। उसके बाद आप सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करें। आप पहले जब भी, इससे बेहतर है कि आप लिंक लिस्ट बनाएं, और जब भी आपने नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तभी एक स्पेसिफिक जगह एलोकेट हो जाएगी कि इस जगह पर आप मेरा एलिमेंट क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। यानी कि आपकी मेमोरी सिर्फ तभी एलोकेट होगी जब आपने एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। तो इट मीन्स कि आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा क्या है, बच रही है। ठीक हो गया। अब जब इसके अंदर हम देखते हैं अपने प्रिंट, फाइंड और केस के ऑपरेशंस, तो हम देखते हैं कि हमारे प्रिंट लिस्ट को अगेन ओ इन टू एन टाइम्स लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट के लिए आपको हमेशा हर एलिमेंट पर जाना पड़ा करेगा और आपको उसको ओ एन टू एन टाइम्स ही यूज़ करना पड़ेगा। जब आपने फाइंड करना है तो फाइंड के लिए ओबियसली आपको दोबारा जो है वो हर एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरा कब एलिमेंट उसके इक्वल हुआ है, राइट। और अगर आपने ओ फाइंड केथ एलिमेंट करना है कि वो एक ख़ास पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो आपको ओ इंटू आई टाइम्स लगेंगे। तो अगर आपने आखिरी एलिमेंट को को फाइंड करना है तो उसके लिए एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आखिरी एलिमेंट के लिए ओ इंटू एन टाइम्स लग जाएंगे। तो आपका वर्स्ट केस ओ इंटू एन का होगा। मगर जब आप इंसर्शन और डिलीशन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इंसर्शन और डिलीशन को फास्ट करना है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि आप स्टडी करेंगे इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट के अंदर कैसे हो रही है। मैंने आपको पहले बताया कि इंसर्शन के लिए जब भी आपने इंसर्ट करना होगा, आपकी मेमोरी एक एलिमेंट के लिए तभी एलोकेट होगी, उससे पहले एलोकेट नहीं होगी। सपोज करें मेरे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई थी पहले ही 4, 3 और -1 की, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ थर्ड पोजीशन के ऊपर, राइट। तो इसको इंसर्ट करने का तरीका मेरे पास क्या होगा, वो ये होगा कि मेरा जो उससे पिछला पॉइंटर है, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला, वो उसका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है -1 के स्ट्रक्चर को, राइट। अब मैंने इन दोनों के दरमियान में 5 को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया स्ट्रक्चर बनाऊँगा A3, उसके पॉइंटर को डिफ़ाइन करूँगा कि वो पॉइंट करने लग जाए -1 को, राइट। और फिर मैं इस पॉइंटर को, जो कि ये डॉटेड वाला है, इसको मैं यहाँ से हटाकर 5 को पॉइंट करना स्टार्ट कर दूँगा, राइट। तो इट मीन्स कि अब मेरी जो चेन बनेगी वो होगी 4, -3, 5, -1, जो कि पहले थी 4, -3 और -1। अब -1 और -3 के दरमियान 5 मेरा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह मैं इंसर्ट करूँगा। अब यहाँ पर जो मैंने किया कि मैं पहले इस नए स्ट्रक्चर के पॉइंटर को पॉइंट कराऊंगा -1 की तरफ, और फिर मैं पिछले पॉइंटर को चेंज करूंगा कि वो पॉइंट करे 5 की तरफ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? ऐसा इसलिए करता हूँ कि ताकि मेरा जो डाटा है वो लॉस ना हो। अगर मैं इस पॉइंटर को पहले ही हटाकर इसको पॉइंट करने लग जाऊँ, राइट, तो फिर ये वाला पॉइंट तो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो मेरा -1 क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा मेमोरी के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। सो इसलिए मैं पहले सेफली जो है वो 5 को वाले पॉइंट को पॉइंट करवाता हूँ कि वो -1 को पॉइंट करे, और फिर मैं इस पॉइंटर को चेंज करता हूँ कि वो इसको पॉइंट करने लग जाए, ताकि मेरा कोई भी डाटा लॉस ना हो। अगर मैं इसकी कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करूँ तो इट टेक्स O इंटू 1 टाइम, जबकि पहले मेरे पास क्या था, अरे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर O इंटू n टाइम्स लग रहे थे, अब वो लगेंगे O इंटू 1 टाइम्स, राइट। डिलीशन के ऊपर जब मैं आता हूँ तो इट सिंपली, अगर मेरे पास पहले एक रे थी 4, -3, 5 और -1 की, अब मैंने 5 को यहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल कि मैं उसका जो पिछला पॉइंटर है -3 वाला, उसको मैं उसके ऊपर से गुजार के -1 को पॉइंट करने लग जाऊँगा, राइट। तो अब 5 का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इट मीन्स कि वो क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से। तो इसकी जब मैं कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करता हूँ तो वो मेरे पास अगेन O इंटू 1 टाइम्स हो गई है। यानी कि मेरी इंसर्शन और डिलीशन की कम्प्लेक्सिटी लीनियर की बजाय अब कांस्टेंट हो गई है, और इससे मेरा एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप लिस्ट की जो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो अरे इम्प्लीमेंटेशन से क्या है, ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, अरे वर्सेस लिंक लिस्ट, तो मैं देखता हूँ कि लिंक लिस्ट जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है कोडिंग के लिहाज से अरे के मुकाबले में, मगर उसके फ़ायदे उससे ज़्यादा हैं। किस तरह के, मेरी लिंक लिस्ट डायनामिक होती है, अरे स्टैटिक होती है, क्योंकि आप पहले से डिफाइन कर देते हैं उसके अंदर कि मेरे इतने एलिमेंट्स हों तो आपकी उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मगर डायनामिक लिंक लिस्ट के अंदर का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तभी आपकी मेमोरी क्या हुआ करेगी, एलोकेट हुआ करेगी। इट मीन्स कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, जो लिस्ट है, वो आराम से ग्रो भी कर सकती है और श्रिंक भी कर सकती है, और इसलिए इसके फास्ट इंसर्शन और डिलीशन के फंक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अब लिस्ट की हमने थियोरेटिकली सारा कुछ देख लिया कि अरे लिस्ट किस तरह काम करती है, किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और किस तरह लिंक लिस्ट अरे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेस्ट है। अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम इसकी किस तरह कोडिंग को स्टडी कर सकते, किस तरह हम इसको कोड कर सकते हैं, अरे को भी और लिंक लिस्ट को भी। सो
थ्योरेटिकल पार्ट के बाद हम अगले ट्यूटोरियल के अंदर इसके कोड की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।